ए, देखो। सुनो। सन मत बात कीजिए आपस में। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मत बात कर। सारे वेवलेंथ्स, पॉसिबली सारे वेवलेंथ्स, एनर्जी के सारे वेवलेंथ जो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सन एमिट करता है। एकदम स्मॉलर वेवलेंथ्स, एकदम लार्जर वेवलेंथ्स, और इसके इंटरमीडिएट वेवलेंथ जो भी हो सकते हैं, सन सब एमिट करता है। और अर्थ सब रिसीव करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सन से एमिट होने वाले सारे वेवलेंथ अर्थ रिसीव कर लेता तो लाइफ कभी होती ही नहीं। सन से स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की अगर बात करें, अच्छा, सन से ये जो सारी एनर्जी आ रही है इन फॉर्म ऑफ लाइट ना, और लाइट को हमने क्या माना है? एनर्जी नहीं। कभी आपसे, हाँ, लाइट अल्टीमेट सोर्स। अगर कोई आपसे कब अगर कोई आपसे पूछे ना लाइट क्या है, तो कहना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जब वाइब्रेट करते हैं। अगर मेरे से तुम्हारी तरफ लाइट जा रही है, अगर मेरे से तानिया की तरफ लाइट जा रही है ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर होगा। ये अच्छा ऐसे देख लो, मतलब ये पॉइंट है जहां से लाइट जा रही है। अगर लाइट का प्रोपगेशन डायरेक्शन सूर्य की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे वाइब्रेट करते हैं? इस तरह से। ये समझ आ रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे और ये लाइट मूव करेगी। अच्छा, और जब वाइब्रेशन होता है तो फिर वेवलेंथ बनते हैं। ये पढ़ा था हमने। जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करने लगता है तो फिर ये वेव बन जाता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, ये क्या था? वेवलेंथ। अच्छा, सन से आने वाले ये सारे वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट एनर्जी। एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा चलता है, ऐसे लिख सकते हो। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी। ये किस इक्वेशन से आता है? ये किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। बहुत छोटे वेवलेंथ, बहुत ही छोटे वेवलेंथ, अगर सन से आने वाले सारे वेवलेंथ का एक स्केल बनाते हैं, तो बीच में कहीं पे आता है विजिबल, जो हमें दिखता है विबजी। और ये एंड वाला, ये जो एंड है, ये रेड एंड, और ये एंड वायलेट एंड। वायलेट से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, इस तरफ जब जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ता है। और वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। वायलेट में और रेड में कौन ज्यादा एनर्जेटिक होगा? वायलेट ज्यादा एनर्जेटिक होगा, किसका वेवलेंथ कम है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लिखा है मैंने। अच्छा, रेड के बाद आता है इंफ्रारेड, और वायलेट के पहले आता है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के पहले आता है एक्सरे, एक्सरे से पहले आता है गामा रे, और गामा रे से पहले आता है कॉस्मिक रे। अब जितना इधर जाओगे उतना वेवलेंथ क्या होगा? नहीं, इस साइड कम होगा। मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जो अल्ट्रावायलेट है ना, इसमें भी तीन, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी, इन तीन कैटेगरी में बांट लिया है। ये सारे वेवलेंथ है। मतलब 200 से लेकर 200 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक, ये वेवलेंथ, ये रेंज है। आपने नोटिस किया होगा, मैं यहां पर एक रेंज बना रहा हूं। मैं किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहा होता तो लाइन बनाता। वेवलेंथ के इस रेंज से इस रेंज तक को हमने क्या नाम दिया? अल्ट्रावायलेट। मतलब एक वेव है जिसका वेवलेंथ तुम मेजर करती हो मोमो। सपोज ये वेवलेंथ मेजर करने पे तुम्हें मिलता है 280 नैनोमीटर। ये किस रेंज में आता है? 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में। और इस रेंज को हमने क्या नाम दिया? ये अल्ट्रावायलेट होगी। अगर तेरे पास एक वेव है जिसका वेवलेंथ 280 नैनोमीटर है, तो तू बोल देना वो अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट को भी फर्दर डिवाइड कर दिया। अल्ट्रावायलेट का एक रेंज, इस रेंज को नाम दे दिया यूवीए, इस रेंज को नाम दे दिया यूवीबी, और इस वाले को नाम दे दिया यूवीसी। अच्छा, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, अब इन तीनों में से ज्यादा एनर्जेटिक कौन होगा?
नहीं, ये वाला रेंज, इसको मैं नाम देता हूं यूवी ए, इसको कह रहा हूं यूवी बी, और इसको कह रहा हूं यूवी सी। इस तरफ जा रहा हूं तो ये वेवलेंथ कम हो रहा है अल्ट्रावायलेट में, तो एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, सन ये सब कुछ एमिट करता है। इसके इंफ्रारेड के बाद भी होता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, लॉन्ग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, चलता जाता है। सुन इधर मत बात। सन से ये जो रिलीज होता है, ये सब कुछ एमिट होता है। अच्छा, इसको क्या नाम दिया है? इनको क्या कहिए, ये सारी लाइट है ना, हमें कौन सा पोर्शन दिखता है? सिर्फ इतना सा दिखता है। ये हमें दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं सन से आता नहीं, ये भी आता है। ये सारे वेवलेंथ सन से आते हैं। अच्छा, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या होता है? एक मेटेलिक सरफेस ले लीजिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, एक मेटेलिक सरफेस या एक मेटल बॉल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बेहद ज्यादा है, ओवर 5500 केल्विन, और इसको अंदर, ये एक मेटेलिक स्फीयर है, इसको प्लैटिनम ब्लैक कहते हैं, उसको, इसको प्लैटिनम ब्लैक से कोट कर देते हैं, और फिर इसको हीट करते रहते हैं, इसको कंटिन्यूअसली हीट देते हैं, जब ये गर्म होता है, और फिर इस छोटे से ऑरिफिस में से एक छोटा सा होल रख देते हैं। ये जब बहुत गर्म हो जाता है, इस छोटे से होल में से सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ जो निकल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। एंड हमने देखा कि सन से आने वाले सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये कॉपी बना सकता है, मिमिक कर सकता है इसको। सन से जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है, इसको क्या बोलूंगा, ब्लैक बॉडी। एक मेटल सरफेस था जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, उसको प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर दिया, इसको गर्म किया, बहुत गर्म किया, और फिर इसमें से निकलने वाले सारे रेडिएशन, बात मत करो अपने में, इससे निकलने वाले सारे रेडिएशन को रिकॉर्ड किया, सारे वेवलेंथ रिकॉर्ड करे, और देखा कि सन से जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आता है, इस बॉडी से भी वही पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आ रहा है। फिर नोटिस किया तो इसमें से एक रेडिएशन अल्ट्रावायलेट आ रहा है, और सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये नहीं आ रहा। अर्थ सरफेस में इसमें से अल्ट्रावायलेट निकलता है, सन से भी अल्ट्रावायलेट निकलता है, इसमें से भी अल्ट्रावायलेट निकलता है, ये सन को कॉपी करता है, सन से भी अल्ट्रावायलेट निकलता है, लेकिन अर्थ सरफेस पे सन से तो अल्ट्रावायलेट निकला, लेकिन अर्थ सरफेस पे अल्ट्रावायलेट पहुंचता नहीं है। समझे? अर्थ सरफेस में इस एक्सपेरिमेंट को किया, इसमें से निकलने वाले सारे स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किया, सारे वेवलेंथ को रिकॉर्ड किया, और देखा कि सन से जो जो स्पेक्ट्रम निकलता है, जो जो वेवलेंथ निकलता है, ये उसको कॉपी कर रहा है। लेकिन सन से अगर निकला है तो अर्थ तक पहुंचना भी चाहिए, अर्थ तक यूवी नहीं पहुंचता है, अच्छा है नहीं पहुंचता है। अगर पहुंच जाता तो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स सबको जेनेटिकली डैमेज पहुंचा देता, मतलब म्यूटेशन करा देता। अल्ट्रावायलेट में इतनी एनर्जी होती है। ये जो कॉस्मिक रे है, ये जो गामा रे है, ये जो एक्स रे है, सन से निकलता है, कॉस्मोस में, स्पेस में खो जाता है, अर्थ तक नहीं आता है। अच्छा, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। अल्ट्रावायलेट अर्थ के ऊपर 8 to 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर है, और फिर 10 से, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, और 10 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, स्ट्रेटोस्फियर के बीच में 20 to 30 किलोमीटर, मत बात कीजिए आपस में, स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, मतलब ऐसे बोल सकते हो, इन द अपर ट्रोपोस्फियर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फियर, इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, ये जो जोन है, इस जोन में दो इंसान ने कुछ डिस्कवर किया, हेनरी बुइसन और चार्ल्स फाबरी ने। ये जो सन से सारा स्पेक्ट्रम निकला था और अर्थ तक नहीं पहुंचा, हेनरी बुइसन और चार्ल्स फाबरी लिखते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर एंड लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, इसमें एक गैस का लेयर है, देयर इज अ लेयर ऑफ गैस। वो क्या करता है, सारे अल्ट्रावायलेट को, सारे को नहीं, यूवी बी और यूवी सी को एब्सॉर्ब कर लेता है, यूवी ए थोड़ा बहुत आ जाता है। अच्छा, वो जो लेयर ऑफ गैस था, उस लेयर ऑफ गैस को नाम दिया ओजोन, O3। फिर वो कहते हैं कि ओजोन बना कैसे होगा,
उसके सारे प्रोसेस को, ओजोन को कैसे मेजर कर सकते हैं, ओजोन हमें कैसे बचा रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें क्या डिस्कशन हुए थे ओजोन को लेकर, ये सारा टॉपिक हमें पढ़ना। अच्छा, कहानी क्या है, सन से पूरा स्पेक्ट्रम आता है, ये सारे अलग अलग वेवलेंथ है, कौन से वाले वेवलेंथ खो जाते हैं, ये स्पेस में ही खो जाते हैं, अल्ट्रावायलेट तक बात आ जाती है। अल्ट्रावायलेट को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी, उसमें भी डेंजरस क्या, अल्ट्रावायलेट सी, फिर अल्ट्रावायलेट बी, फिर अल्ट्रावायलेट ए। अल्ट्रावायलेट ए पहुंच जाता अर्थ तक। अल्ट्रावायलेट बी को कौन रोकता है, तो दो लोगों का नाम लिया, हेनरी बुइसन और चार्ल्स फाबरी। इन्होंने क्या किया था, ओजोन लेयर, अच्छा इन्वेंट किया था कि डिस्कवर किया था, डिस्कवर, ओजोन लेयर को डिस्कवर किया था। ये डिस्कवर किया था। और फिर इसकी फर्दर स्टडी किसने की, आपने कभी तो नाम सुना होगा, डॉप्सन, नहीं सुना? हाँ, व्हाट वी हैव टू स्टडी, हाउ ओजोन लेयर हेल्प्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सन। हेलो, भाई ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, मत बात करो अब, ये बनता कैसे होगा वो देख। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन एटम, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इस ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं, ये पेयरिंग करते हैं, ये क्या बन गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, डबल कोवैलेंट बनने के बाद, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, चार इलेक्ट्रॉन्स दो पेयर, और इसके पास भी दो लोन पेयर है। एक और ऑक्सीजन एटम आया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, आइदर ऑफ द टू ऑक्सीजन एटम, आइदर ऑफ द टू ऑक्सीजन एटम अपना एक लोन पेयर, अपना एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ओ डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है। तो अच्छा, इसको मैंने कैसे दिखाया और इसको मैंने कैसे दिखाया, ये सिग्निफिकेंट है। इसको मैंने एक बोल्ड लाइन से दिखाया है, इसको मैं एक एरो लाइन से दिखा रहा हूं, और ये हो जाएगा O3 ओजोन। इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, नहीं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। श्रेष्ठा, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए एक थ्योरी लिखी गई थी, उस थ्योरी में ये कहा गया था कि एक एटम एक दूसरे एटम के साथ, एक एटम एक दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, हर एटम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर ये दोनों पेयरिंग कर लेंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। यही करते थे अभी तक हम। अच्छा, अगर मानो ये एक एटम है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, और ये एक एटम है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर मत बात करो आपस में, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अच्छा, इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, मतलब एक बॉन्ड बनने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू रिक्वायर, टू। अब मानो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ताकि एक बॉन्ड बन जाए। अच्छा, इस वाले बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगा, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड है, इसने भी एक दिया है, इसने भी एक दिया है, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एटम दे रहा है। अच्छा, क्योंकि शेयरिंग हुई है इसलिए कोवैलेंट है, और क्योंकि दोनों किसी एक एटम ने दिए, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से ओजोन बनता है। ओजोन लेयर, अर्थ सरफेस, 8 to 10 किलोमीटर, ट्रोपोस्फियर
10 to 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर। ये जो रीजन है, दिस रीजन, यहां में मिला था ओजोन लेयर। अच्छा, ओजोन लेयर डिस्कवर्ड बाय हेनरी बुइसन एंड चार्ल्स फेबरी। हाँ, नेक्स्ट। मत बात करो आपस में। ओजोन लेयर मत बात कर। अर्थ एक, ये लिखा होने की वजह से अर्थ को ऐसा बनाया है, मान लो ये अर्थ। अच्छा, अब हाँ मान लीजिए। हाँ, अच्छा ये सारी लैटिट्यूड्स होंगे। ये लैटिट्यूड्स होंगे और ये सारे, मत बात करो, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स होंगे। तू बता 23.5 डिग्री में क्या रहता है ऊपर? नॉर्थ पोल के ऊपर दिखा रहा हूं ना यहाँ पर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23.5 में साउथ पोल की तरफ। अरे माफ कर दो, सुनो, और ये रहा इक्वेटर। अब सुनो, where ozone layer is found in the upper part of troposphere and lower part of stratosphere. The ozone layer, the ozone layer is distributed, and the distribution changes with altitude, with latitudes. The ozone layer is distributed over surface of earth. The ozone layer is, ये surface of earth है, ये surface of earth है। अब मैं कह रहा हूं यहां पर ओजोन का एक लेयर है, यहां पर ये ओजोन लेयर यूनिफॉर्म नहीं है। ये जो ओजोन लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऑल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है, लैटिट्यूड के साथ चेंज होता है, ये सीजन के साथ चेंज होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, क्लाइमेट के साथ चेंज होता है। द ओजोन लेयर डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस विद ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, सीजन, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, टाइम। अच्छा, ये बनता कहां है? ये ट्रॉपिक्स में बनता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज फाउंड इन द ट्रॉपिक्स। एंड जो स्ट्रेटोस्फीयर में एयर सर्कुलेशन या विंड सर्कुलेशन होता है, ये बनता तो ट्रॉपिक्स में है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेरिक विंड सर्कुलेशन की वजह से ये जमा हो जाता है कहां पर? पोल्स में, यहां पर जाके जमा हो जाता है। तो ये थिक कहां पे होगा? यहां पर। और थिन कहां पे होगा? यहां पर बनता यहीं पर है। अच्छा, हाउ द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बोलोगे? ओजोन लेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर। अच्छा, दिस डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस विद टाइम, सीजन, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड। लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर। उल्टा बोला ना इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट, it is formed in the tropics, but due to wind circulation in the stratospheric region, it accumulates in the poles. अब एक बात है, तो अगर ये चेंज हो रहा है, राइट, सुन, अगर ये चेंज हो रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, तो इसको मेजर कैसे करेंगे? तो यहां पर आता है डॉप्सन। डॉप्सन कहते हैं, जी डॉप्सन, जॉर्ज डॉप्सन। इन्होंने कहा ओजोन लेयर का थिकनेस कितना है, इसको मेजर कर लीजिए। यू measure the density of ozone layer over your head, and this measurement of density of ozone layer is done by Dobson's unit। उनके नाम के रेस्पेक्ट को रखने के लिए नाम भी डॉप्सन यूनिट ही बोला गया था। व्हाट इज वन डॉप्सन यूनिट? डीयू। डॉप्सन यूनिट होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स यू रिक्वायर, हाउ मेनी नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स
you require to form 0.01 millimeter of ozone layer at 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं समझे? अच्छा, फिर से स्टार्ट कर। ओजोन लेयर कहां पाया जाता है ये पता चल गया। ओजोन लेयर को डिस्कवर किसने किया था? बुइसन एंड फाब्री। अच्छा, किस बेसिस में डिस्कवर किया था? मेटेलिक स्फीयर से सारे रेडिएशन आ रहे थे, सन से जो सारे रेडिएशन निकलते हैं मेटेलिक स्फीयर से वो सारे रेडिएशन आते हैं। फिर हमने नोटिस किया कि मेटेलिक सरफेस सारे रेडिएशन दे रहा है, अल्ट्रावायलेट भी दे रहा है, सन भी वही दे रहा है, फिर वो रेडिएशन अर्थ तक क्यों नहीं आ रहा है? तो हेनरी बुइसन और चार्ल्स फाब्री ने कहा कि एटमॉस्फेयर के ऊपर ओजोन की एक लेयर है, वो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो डिस्कवर हो गया। अच्छा, अब ये ओजोन लेयर को पढ़ना शुरू किया तो देखा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है एल्टीट्यूड के साथ, लैटिट्यूड के साथ, ज्योग्राफी के साथ, क्लाइमेट के साथ, टाइम के साथ, ये चेंज होता है। तो फिर अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है तो मैं इसको मेजर करूंगा, मैं मेजर करूंगा ना कहां पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस मेजरमेंट को करने के लिए जी डॉप्सन ने कुछ काम किया, जॉर्ज डॉप्सन का काम उठाते हैं एंड जब ओजोन लेयर के थिकनेस को मेजर करते हैं और वी से द डेंसिटी ऑफ ओजोन लेयर, तो इसकी जो यूनिट होगी, डेंसिटी ऑफ ओजोन लेयर की जो यूनिट होगी वो जी जॉर्ज डॉप्सन के नाम पे ही है और उसको कहते हैं डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 0.0, याद रखने की जरूरत नहीं। व्हाट यूनिट वी रिक्वायर टू मेजर ओजोन लेयर डेंसिटी? डॉप्सन यूनिट, इतना याद है। अच्छा, ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड इन द ओजोन इज फॉर्म्ड इन द ट्रॉपिक्स एंड एक्यूमुलेट्स इन द बोल, बोल दे, लिखो। ओजोन लेयर varies with altitude, latitude, time, climate, geography, season, इतना सब कुछ ओजोन लेयर को चेंज करता है। इट इज फॉर्म इट इज फॉर्म्ड इन द ट्रॉपिक्स एंड स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स accumulates it in the poles। डॉप्सन यूनिट, अच्छा इतना लिख लो पहले। डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ ओजोन लेयर। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, इसको कहते हैं ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। अर्थ में बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजों में ये भी एक ब्यूटीफुल चीज, मत बात करना यार। बहुत सारी खूबसूरत चीजों में ये भी एक ये साइकिल भी एक खूबसूरत साइकिल है। क्या होता है? अर्थ, सुन इधर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आए, इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में इतनी एनर्जी होती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं। वो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ब्रेक कर देता है नेसेंट ऑक्सीजन में। और ये नेसेंट ऑक्सीजन, बेटा इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव की तरह काम करता है। अच्छा, ये नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और O3 बना लेता है। और इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किस फॉर्म में मिल रही है? इन फॉर्म ऑफ लाइट, उसको लिखते हैं एच न्यू, ये ओजोन बन गया। अच्छा, ऐसे तो अर्थ का सारा ऑक्सीजन ओजोन ही बन जाता है।
तो हम जिंदा कैसे रहते? तो यह यहाँ क्या लिखा मैंने, ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बहुत सारा ऑक्सीजन, ओजोन बन गया। और फिर वो सारा ओजोन नहीं बनता है, जो ओजोन बनता है वो कुछ टूट जाता है। अच्छा, ये ओजोन कैसे टूटता है, इसको क्या बोलूंगा, फॉर्मेशन। सिर्फ फॉर्मेशन नहीं होता है इसको, ये टूट भी जाता है। अब लिखते हैं डिस्ट्रक्शन। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। O3 ये टूटा लाइट के प्रेजेंस में, ये क्या देता है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये दोबारा एक और ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, 2O2। ओजोन टूट के क्या दे दिया तुझे, ऑक्सीजन। और यहाँ ऑक्सीजन क्या बना रहा है, ओजोन। अच्छा, ये फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ये जो फॉर्मेशन है और ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन चलता रहता है, इसलिए यार साइन क्या दिया है, रिवर्सिबल। और इस तरह से ओजोन का एक लेयर ऊपर बना हुआ है। अच्छा ये बताइए, जिस स्पीड से ओजोन बन रहा है उसी स्पीड से ओजोन टूट रहा है, तो ओजोन के थिकनेस में एक कांस्टेंटनेस बनी रहेगी। अब हमने क्या किया, शांति तो हमारे मन में है नहीं, तो आज सरफेस पे हम गड़बड़ करना शुरू करते हैं। रेफ्रिजरेटर से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज के सरफेस में रेफ्रिजरेटर जलाया, इसमें से रिलीज हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां से क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब इस क्लोरो की जगह ब्रोमो लिख दीजिए, ब्रोमो फ्लोरो कार्बन। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, मिथाइल क्लोराइड। ये सब हमारे एक्टिविटीज की वजह से आज सरफेस में रिलीज होना शुरू हो गए। और इससे क्या होता है, ये जो ऊपर ओजोन लेयर है, जबरदस्ती आवाज कर रही है। ये जो ऊपर ओजोन की लेयर बनी हुई है, अच्छा सुनो, ये सब ओजोन लेयर को खाने का काम करती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, वो अभी रिएक्शन पढ़ेंगे हम। ऑल दीज गैसेस, अच्छा ये कहां से रिलीज होता है, रेफ्रिजरेटर से। अब नहीं होता, एक एक प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं, और ये इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ में पहुंच रहा है। कैंसर होने का लिए पोटेंशियल कॉज है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जितने भी जेनेटिक म्यूटेशन हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक पोटेंशियल कॉज माना गया। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से अर्थ तक क्यों पहुंच रहे, तो पता लगाया गया कि ओजोन लेयर में होल जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, ये जो होल जनरेट हो गया है, इससे वो अल्ट्रावायलेट जो पहले रुक जाया करता था, अब वो एंटर कर रहा है अर्थ सरफेस में। तो इसमें ये होल जनरेट क्यों हो रहा है, क्लास में ध्यान, इसमें ये होल जनरेट क्यों हो रहा है, तो उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये सारे गैसेस आइडेंटिफाई किए गए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, मिथाइल क्लोराइड, ये सब आइडेंटिफाई किए गए। ये सबको सोर्स माना गया। ये वो सोर्स है जो अर्थ सरफेस में किसी ना किसी एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से रिलीज हो रहे हैं। और ये रिलीज होकर ये अर्थ सरफेस से, क्योंकि ये सारी गैसेज है, ये ऊपर जाती है और फिर यहाँ जो प्रेजेंट ओजोन है उसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है, और केमिकल रिएक्शन करके ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है धीरे धीरे। ये जो थिकनेस पहले रखता था, अब वो थिकनेस नहीं है, और कहीं कहीं तो ये है ही नहीं, वहां ओजोन होल हो गया है। अच्छा, अगर नेचुरली ओजोन का फॉर्मेशन और नेचुरली डिस्ट्रक्शन चलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचुरली बन रहा है और टूट रहा है, कांस्टेंट एक रेट बना हुआ है। पर हमने नीचे अर्थ सरफेस में एक्टिविटीज बढ़ा के, अच्छा फॉर्मेशन को बढ़ा दिया कि डिस्ट्रक्शन को, नेचुरली जो डिस्ट्रक्शन होना चाहिए था वो तो ही रहा था, एंड ये सारी गैसेस रिलीज करके
डिस्ट्रक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया, फॉर्मेशन का रेट स्पीड वही रह गया और डिस्ट्रक्शन का स्पीड बढ़ गया, तो नेचुरली ओजोन हो रहा है डीप्लीट। एंड अब हम ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड कर चुके हैं कि इनके बदले में हमें क्या क्या यूज करना है ताकि ओजोन लेयर हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बना रहे। तो लिखिए मैकेनिज्म। हाँ, अभी इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि क्रिएट नहीं हो सकता, कल आगे जाके कोई बात हो जाएगी। हाँ। हम्म, ये तो अभी लिस्ट लिखेंगे हम, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा लिख लीजिए, ओजोन ऑक्सीजन साइकिल, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। लिख लीजिए। नहीं, ये बस लिख लो, ये तो समझाने के लिए। अंकेश, ओजोन लेयर डिप्लीशन का सबसे सबसे बड़ा चिंता का विषय क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया ऊपर, इससे हमें चिंता किस बात की होती है? क्या आएगा? वो हार्मफुल एग्जाम में उससे हेल्प लेगा। अल्ट्रा वायलेट बोला नहीं जा रहा था? अच्छा है, अब तुझे भी हवा लग गई बात करनी। तो सुनो भाई, अल्ट्रा वायलेट रे आया स्किन पे, सबसे पहले तो सनबर्न हो जाता है। अच्छा, फिर रिंकल्स आ जाते हैं, इट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ एजिंग। सनबर्न, इट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ एजिंग। सेकंड, अगर आंखों में लगा तो कैटरैक्ट, जो हाँ आंख बूढ़े लोग होते हैं ना, या तो कैटरैक्ट, या आंखों में अगर एक्सट्रीम केसेस की बात करें तो विजन लॉस। और अच्छा, कंटिन्यूअस मत बात करो, कंटिन्यूअसली अगर अल्ट्रावायलेट के एक्सपोजर में आते हैं तो डैमेज जेनेटिकली होता है, जेनेटिक डैमेजेस होते हैं। और फिर अल्ट्रावायलेट रे इम्यून सिस्टम को भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन? की सनबर्न, स्किन कैंसर, इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ एजिंग, compromises the immune system, causes genetic damages, आई कैटरैक्ट, लॉस ऑफ विजन। ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए। अच्छा, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स का ले दे के है क्या? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस को जड़ से खत्म कर देता है, क्लोरोफिल मार देता है, क्लोरोफिल को बर्बाद कर देता है। और फिर अच्छा, और फिर वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, एक्सचेंज ऑफ पोलेन्स। एक पेड़ से उड़, ये जो पोलन एक्सचेंज होता है इस प्रोसेस को खरा, हाँ, पोलिनेशन, ये पोलिनेशन को अफेक्ट करता है। फिर क्लोरोफिल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को हैम्पर करता है। फिर धीरे धीरे अगर प्लांट स्पीसीज मरने लगे, आपको ये बात तो पता ही होगी कि प्लांट एक इकोसिस्टम में चलते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट को सरवाइव कराने के लिए कभी मेहनत करनी नहीं पड़ी, ये बात नोटिस किया कभी? अ फॉरेस्ट इज क्रिएटेड एंड सर्वाइव ऑफ इट्स ओन, बट अ गार्डन नीड्स अटेंशन। फॉरेस्ट में एक पेड़ तुम्हारे नजर में कोई काम का नहीं है, पर वो एक पेड़ दूसरे किसी पेड़ को किसी ना किसी तरह से बचा के रखा है, इसलिए फॉरेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग होता है। वो हमें समझ नहीं आया तो हम कहते हैं कि ये बेकार का है, तुम्हारी नजर में बेकार का है ना, फॉरेस्ट के लिए वो कोई काम का है, इसीलिए वो है। तो अब मान लीजिए उसमें से कोई एक पेड़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से मर रहा है, तो जो फॉरेस्ट का पूरा इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा? डिसरप्ट हो जाएगा। कोई एक प्लांट स्पीसीज अल्ट्रावायलेट के एक्सपोजर को सह नहीं पाया तो वो मर जाएगा, और इससे इकोसिस्टम खराब होगा ना। गार्डन में प्रॉब्लम क्यों होता है? गार्डन में हम सिलेक्टिव प्लांट्स लगाते हैं, ये मुझे पसंद है, वो पसंद है। अच्छा, कोई किसी को हेल्प करे ना करे इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बस जबरदस्ती उसको जिंदा रखते हैं। गार्डन को 2-4 दिन छोड़ दो, अपने आप देखना खत्म हो जाता है। तो प्लांट्स में कहाँ क्या, अच्छा एनिमल्स बोलो, ह्यूमंस, ह्यूमंस में क्या क्या इफेक्ट होगा? इट फासन द प्रोसेस ऑफ
द प्रोसेस ऑफ एजिंग, नंबर टू स्किन कैंसर, नंबर थ्री कैटरैक्ट, कैटरैक्ट आई में होता है, लिखना पड़ेगा क्या? आई, अच्छा आई कैटरैक्ट लिख दो। आई कैटरैक्ट, लॉस ऑफ विजन, compromises compromises the immune system, causes causes genetic damages of plants में, disrupt ecosystem, affects pollination, loss of chlorophyll and affects photosynthesis। मत बात कीजिए आपस में। अफेक्ट्स फोर कौन था ये? ओ, hey, देखो, मत बात कीजिए ना यार। एक बात बताइए, ओजोन लेयर का स्ट्रक्चर याद है? क्या बताया था? दो ऑक्सीजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक तीसरा ऑक्सीजन एटम आता है, ये ये कोऑर्डिनेट, एग्जैक्टली ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, कौन सा बॉन्ड वीक है? ये वाला जो असेंबली है, ये स्ट्रॉन्ग असेंबली है। इस O2 के साथ ये जो O की असेंबली है, ये असेंबली वीक है ना? ये वाली असेंबली तो स्ट्रॉन्ग है ही। ये तीन ऑक्सीजन एटम की एक असेंबली है। अच्छा, कौन सी असेंबली स्ट्रॉन्ग है? ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा बना है ना। अच्छा, लेकिन इसके होने की वजह से ये ओजोन बनता है। अब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन की चार वैलेंसी होती है, चार वैलेंसी में तीन वैलेंसी में क्लोरीन है सपोज, और एक वैलेंसी में फ्लोरीन। इसको क्या कहते हैं? फ्लोरोकार्बन। ये कैसा भी हो सकता है, ये सपोज दो वैलेंसी में फ्लोरीन है और बाकी दो वैलेंसी में क्लोरीन है, ये भी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरो एंड कार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। अब इसको कैसे भी तोड़ के एक क्लोरीन अगर फ्री करते हैं, सपोज मैं इसको तोड़ लेता हूं और ये इसको एक इसका एक क्लोरीन फ्री कर लेता हूं, CF Cl2 + Cl, या इसको मैं तोड़ लेता हूं, ये क्या हो जाएगा? CF2Cl + Cl। ये जो क्लोरीन रिलीज होता है, अब की बार ये क्लोरीन होता है नेसेंट, ये क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन। अच्छा, ये नेसेंट क्लोरीन इस ओजोन की असेंबली में, ये जो कार्बन है इसको एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, ये जो ऑक्सीजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये क्या बना लेता है? Cl O+, ये क्या रिलीज हो जाता है? O2। हमने अर्थ सरफेस पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के जरिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशन को बढ़ा दिया था। रेफ्रिजरेटर में एज अ कूलेंट, रेफ्रिजरेटर में एज अ कूलेंट यूज होता था CFC, एंड बहुत सालों तक यूज था। एंड उसके एमिशन की वजह से ये ओजोन लेयर में जाता था, CFC टूट जाता था। अच्छा, लाइट के प्रेजेंस में, सन से लाइट जो लाइट आ रही है उसके प्रेजेंस में ये CFC ऊपर जाके टूट जाता था, ये नेसेंट क्लोरीन ओजोन के इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना लेते, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा था। ये सब हमने कहा डिसाइड किया, कहां चर्चा हुई थी? डिबेटेड ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लिख लो इसको। CFC रिलीजेस nascent chlorine, nascent chlorine combines with oxygen, sorry, nascent chlorine combines with ozone and contributes as a factor for destruction of ozone layer। सेम वहां ब्रोमीन रिलीज होता है, देखो, CFC releases nascent chlorine that combines
with ozone and acts as a cause for depletion of ozone. देखो यार, इतना मारूंगा ना तुझे मैं। जाओ, सुन। सन से सन से रेडिएशन आया, अर्थ सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर अर्थ सरफेस सिर्फ एब्जॉर्ब ही करता जाता, तो सोच सुबह 6 बजे सनराइज हुआ एंड पूरा दिन वो सब एब्जॉर्ब कर रहा है, और ऐसा वो हर दिन कर रहा है। अब तो महीनों, साल करता रहेगा, तो ये अर्थ सरफेस रहने लायक नहीं रहता। अच्छा, ये क्या करता है, जितना एब्जॉर्ब करता है उसमें से बहुत सारा पोर्शन, इसको ऐसे बोल दो, इट रिसीव्स ऑल, एब्जॉर्ब्स सम, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट। इट रिसीव्स ऑल, एब्जॉर्ब सम एंड रिफ्लेक्ट्स मोस्ट। अच्छा, इससे ये इसको कहते हैं इंसिडेंट, ऑल इंसिडेंट एब्जॉर्ब्स सम, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट। अगर ये मोस्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो फिर एटमॉस्फेयर में जो लाइफ सस्टेनिंग टेम्परेचर रहता है वो नहीं हो पाता। और अर्थ में ही ऐसा हुआ है कि अर्थ के ग्रेविटी की वजह से इसमें एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सब, इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। देव, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर, मीथेन का स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी खास बात है कि ये अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर के जब लेयर में रहते हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है, ये रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट जब इन गैसेस के साथ टकराता है, ये सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, एक रिफ्लेक्टेड रे इस कार्बन डाइऑक्साइड से टकराई, राइट, सुनो। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ सम स्पेशलिटी इन देयर स्ट्रक्चर, ये अगर किसी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको रिटेन कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ऊपर ये सारी गैसेस है, तो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट के कुछ हीट को एब्जॉर्ब करके रिटेन कर लेते हैं। इंसिडेंट ऑल, अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब सम, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट। अगर ये सारा रिफ्लेक्ट हो जाता तो फिर एटमॉस्फेयर में रहने लायक टेम्परेचर नहीं बनता। और क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये कुछ गैसेस प्रेजेंट है, ये गैसेस रिफ्लेक्टेड लाइट के कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके रिटेन करती है। अच्छा, इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एक रहने लायक सुइटेबल सस्टेनेबल टेम्परेचर बन जाता है। तो ये गैसेस अच्छी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में तो अच्छी नहीं है। अब क्या होता है, अब अर्थ सरफेस में, अच्छा, इस इन गैसेस को क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस। क्या होगा डेफिनेशन, देर आर सर्टेन गैसेस, नेमली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड वो जो तुम बोल रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको भी बोल सकते हो। देर आर सर्टेन गैसेस नेमली दिस। अच्छा, दे फॉर्म्स द ब्लैंकेट ओवर सरफेस ऑफ अर्थ, मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, absorbing some of the reflected solar radiation. ये समझे, there are certain gases, namely this, they maintain the temperature of earth, forming a blanket absorbing some of the reflected solar radiation. The gases are known as greenhouse gas. एक प्रॉब्लम होगी, अर्थ सरफेस में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को हमने, कार्बन डाइऑक्साइड के अगर एमिशन की बात करूं मैं, तो लिस्ट बनाते हैं, नेचुरल कॉज और मैनमेड कॉज। ये बताइए कौन कौन से नेचुरल कॉज कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जिस्ट करते ही हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया, फिजिक्स,
H12O6 प्लस 6, O2 6, CO2 प्लस 6। बंद, इसको बंद कर दो, कोई दिक्कत। ये नेचुरल कॉज है ना। अरे मत कर, ये नेचुरल कॉज है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। सेकंड, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आपको याद होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बनता है, और अगर उसमें प्रेजेंट कार्बन है तो जब डीके करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये नेचुरल कॉज है। अच्छा, मैनमेड कॉज, जब हम क्विक लाइम बनाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके तोड़ देते हैं। ये रिएक्शन याद होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ते हैं तो क्विक लाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अच्छा, ये मैनमेड है। जब हम कोयला जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। आजकल ऑटो चला ना, ग्रीन वाले ऑटो जो होते हैं, उसमें मीथेन यूज किया जाता है। CH4, मीथेन प्लस 2O2, CO2 प्लस 2H2। बातें नहीं अपने में, राइट, बात मत कर। अच्छा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का तोड़ना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कोयले को जलाना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये जो मीथेन, मीथेन का कंबशन करते हैं, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये सारे कॉज क्या है? मैनमेड। अब मुझे बताइए, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम रिलीज कर रहे हैं, ये ऊपर जाके कहीं जमा हो रहा है? अच्छा, कुछ मात्रा में रहे तो अर्थ के टेम्परेचर को ठीक ठाक रखे, लेकिन ज्यादा मात्रा में रहे तो ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा प्रेजेंट रहेगा तो हीट एब्जॉर्ब करना भूल जाएगा। एब्जॉर्ब तो तब भी करेगा। और अब क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके रखेगा, और ये जो हीट एब्जॉर्प्शन है ये टेम्परेचर को राइज कराएगा। ये बताइए, ये जो राइज इन टेम्परेचर है, ये किसी जगह में लोकलाइज्ड होगा कि डीलोकलाइज्ड होगा? डीलोकलाइज्ड होगा, क्योंकि गैसेस कहीं एक जगह पे थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे घर के ऊपर सारी कार्बन डाइऑक्साइड जमा है तेरे घर के ऊपर। अब ये सारा डीलोकलाइज्ड होगा, नॉट कन्फाइंड टू अ सर्टेन रीजन, बट डील नॉट, क्या बोल रहे हैं, नॉट कन्फाइंड टू अ सर्टेन रीजन बट डीलोकलाइज्ड ओवर अ लार्ज surface area. This is not confined to a certain region but delocalized over a large surface area. अच्छा, ये बताइए, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करके किसी एक जगह का टेम्परेचर बढ़ाएगा कि लार्ज एरिया का? इसी को कहते हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग। ये समझे? अच्छा, व्हाट आर द चीफ और प्रिंसिपल गैसेस टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग? व्हाट आर द एसेंशियल और व्हाट आर द पोटेंशियल सोर्स? वाटर वेपर, ये मैनमेड कॉज है, ये नेचुरल कॉज। अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, भाई मत बात कर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और मीथेन के सोर्स हम लिख चुके हैं ना। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के सोर्स क्या है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। जितने भी फर्टिलाइजर यूज होते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, और वो सब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाता है। और मीथेन का सोर्स क्या है? मीथेन का नाम क्या है? मार्स गैस। मार्स गैस मतलब जितने वेजिटेबल मैटर होंगे वो डिग्रेड होंगे तो वहां से कौन सी गैस रिलीज होगी? मीथेन। वो वेजिटेबल मैटर वाली जगह को कहते हैं मार्शी लैंड, और उसमें से निकलने वाली गैस का नाम क्या हो गया? मार्स गैस, ये मीथेन। अच्छा, ये नेचुरल हो गया। और मैनमेड कॉज अगर बोलो तो जितने एग्रीकल्चरल वेटलैंड है, जितने एग्रीकल्चरल वेट है, धान और खेत, ये सब का जब धान रख दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, ये जब डिग्रेड होता है तो भी मीथेन गैस रिलीज होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें कौन कौन से सोर्स काटने होंगे? अच्छा ना, ये वाला सोर्स काट नहीं सकते, तो ये जो मीथेन है, मत बात कीजिए अपने में, ये जो मीथेन है इसका जलाना कम कर सकते हैं, बंद तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। अच्छा, मीथेन का जलना कम कर सकते हैं, इसी क्या ऑल्टरनेटिव क्या क्या है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, CNG, LPG, और अच्छा, ये जो कोल बर्निंग है, ये जो कोल बर्निंग है, कोल के बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? लाइट कॉन्स्टेंटली नहीं आती, बारिश के समय दिक्कत हो जाती है, कोयला हमेशा मिल जाता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस यूजिंग सोलर एनर्जी? द सप्लाई ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट।
मतलब ऐसा थोड़ी कि सन से आने वाले रेडिएशन दिन के 24 घंटा सिमिलर रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। अच्छा विंड एनर्जी को यूज कर सकते थे, उसके लिए प्रॉब्लम क्या है? विंड एनर्जी को यूज करने के लिए हमें विंड मिल्स बनाने होंगे, और विंड मिल्स बनाने के लिए वो जो विंड मिल्स बनाएंगे उसके लिए थोड़ी मोड़ी जगह नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत जगह चाहिए। एंड फिर विंड मिल के साथ प्रॉब्लम क्या आ गई? वो जो टरबाइन घूमता रहता है उससे बर्ड पॉपुलेशन पे खतरा आ गया। मत बात कर। अच्छा, कोयले के बदले में क्या यूज करते थे? सोलर। लेकिन सोलर रेडिएशन को यूज करने में प्रॉब्लम है, वो हीट हमेशा नहीं मिलती है। फिर क्या यूज कर सकते हैं? विंड एनर्जी। वो एक तो ह्यूज कॉस्ट लेता है और फिर बहुत बड़ी जगह चाहिए। उसके बाद उसके बाद हाइड्रो, ये जो हाइड्रो एनर्जी है इसके लिए डैम्स बनाने होंगे, ये भी ह्यूज कॉस्टिंग रखते, दे आर वेरी कॉस्टली। लार्ज डैम्स आर वेरी कॉस्टली टू प्रिपेयर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये भी प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज कर सकते थे, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ तो अलग ही चलता है। उसके साथ, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ मेन प्रॉब्लम क्या होता है? जेनेटिक डैमेज। न्यूक्लियर पावर प्लांट किससे? अल्फा बीटा गामा एमिट होता है, उससे जेनेटिक डैमेज होता है। शांत रहेगा। और एक ऑल्टरनेटिव कुछ बोलो तो, इस कोयले के बदले में कुछ और यूज कर सकते थे। सोलर की तो बात कर चुके हैं, विंड की बात कर चुके हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात कर चुके हैं। हाँ, अब बोलो व्हाट आर ग्रीन हाउस गैस, तुम बोलो, बोलो व्हाट आर ग्रीन हाउस गैस। देर आर सर्टेन गैसेज नेमली over surface of, on the knee over, and thereby maintains temperature of earth by absorbing some of the incident or reflected, no, by absorbing some of the reflected solar radiation. अच्छा, फिर ये हो गया, दिस गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, दिस प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस is a boon or a curse? This presence of greenhouse gas is a boon if they are present in limited amount, but this presence of greenhouse gas is a curse if present in large excess. तो फिर बोलो what is global warming? When the amount of greenhouse gases exceeds their maximum value, they absorb large amount of reflected solar radiation that causes increase in temperature of earth, not confined to a region but is distributed over a large surface area and is known as global warming. ये सब लिख लोगे ना खुद से। अच्छा, what are the sources to cause, what are the sources that causes large emission of greenhouse gases? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करेंगे तो ये हो गए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, और इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एंड वाटर वेपर। कहने की जरूरत नहीं, वाटर वेपर तो हर जगह से आ रहा है। अच्छा, मीथेन हमें पता है, मीथेन कहां से निकलता है? ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट मैटर, मार्शी एरियाज और वेटलैंड्स। तो ये हो गए, हो गए? बोलो। एंड व्हाट आर द alternatives that we can use to reduce the emission of CO2? सोलर एडिशन, एलपीजी, सीएनजी, ये सब है। हाँ बोलो। हाँ, देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, हम इसी से बने हैं। हमारे नाखूनों में और बालों में सल्फर है, हड्डियों में फास्फोरस और ऑक्सीजन है, डीएनए में नाइट्रोजन है, बाकी कार्बन तो लिखा नहीं। अच्छा, ऊपर कार्बन था, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट प्रिंसिपल एलिमेंट्स है, तो ये सब कुछ हमारे अंदर है। जब ऑर्गेनिक मैटर डीके हो रहा होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, N2O रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सब कुछ।